नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। देश के उन जवानों ने फन ऐसा दिखलाया, अरे पत्थर की औकात क्या फौलाद को भी पिघलाया। जहां परिंदे भी अपनी थरवास से बेजार हो जाते हैं, उन पर्वतों की ऊंचाइयों पर तिरंगे फहराए जाते हैं। नाज है उन वीरों पर जो दो दिल सीने में रखते हैं, फर्ज अदा करते हैं पहले, फिर उन्हीं को कंस हो रहा है। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि हमारे देश की सेना के जो जवान हैं, उन जवानों की बदौलत, उन जवानों के अदम्य साहस, शौर्य और बलिदान का ही परिणाम है कि आज हम स्वतंत्रता पूर्वक आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज हमारा देश का जो तिरंगा है वो खुले आसमान में बड़ी शान के साथ लहराता है। तो इसी विषय पर आधारित है आज का हमारा ये विशेष कार्यक्रम। हमारी सेना के अदम्य साहस, शौर्य और बलिदान पर आधारित हमारे विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। मैं उनसे आपको परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ मेजर जनरल सुभाष चंद्र पारिक जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सर के साथ चर्चा को शुरू करें। सर का मैं आपको परिचय करवा देता हूं। सर ने 36 साल तक आर्मी मेडिकल कोर जो है उसमें आपने सेवाएं दी है। इसके साथ साथ आपको रक्षा मंत्री ट्रॉफी से भी सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी आपको सम्मानित किया जा चुका है। चलिए सर के साथ में चर्चा को शुरू करते हैं। सर, एक सैनिक के तौर पर अब तक का जो आपका सफर रहा है सेना में, जो आपने 36 सालों की सेवा दी है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? एक सैनिक हमेशा देश के लिए और देशवासियों के लिए अपना सर्वोच्च न्योछावर करने के लिए तैयार रहता है जी। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि सैनिक जीना चाहता है, वो जीने का बहुत शौकीन होता है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो वो सब न्योछावर कर देता है जिससे देश की और देशवासियों की सुरक्षा बनी रहे, आन बान शान से हमारा तिरंगा लहराता रहे। इसीलिए डॉक्टर हरिओम पंवार साहब ने लिखा है कि जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूर्त जैसा होता है। तो सैनिक का जीवन एक बहुत ही अभूतपूर्व जीवन है और ये न केवल आदमी को साहसिक कार्य के लिए प्रोत्साहित करता है, बल्कि वो जीवन में ये सब चीज़ें देखता भी रहता है। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे तरीके से आपने उन पंक्तियों को बोला कि सैनिक का जो जीवन है या सैनिक का जो बलिदान है वो एक ध्रुव तारे की तरह है, जिसकी जो चमचमाहट है, जिसका जो शौर्य की चमचमाहट है, उससे सूरज को भी शर्माना पड़ता है। बिल्कुल, बहुत खूब कहा आपने। सेना के अब तक के सफर को आप किस तरीके से देखते हैं? आज़ादी के बाद का अब तक का जो सफर रहा है सेना को, उसको किस तरीके से? देखिए, आज़ादी के बाद सबसे पहले 15 जनवरी 1949 को हमारी सेना की कमान हमारे अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा साहब को सौंपी गई थी। तब जो ब्रिटिश आर्मी के कमांडर इन चीफ थी जनरल फ्रांसिस ने और उसके बाद में लगातार आर्मी में बहुत ही प्रोग्रेस होती रही है। हमारी आर्मी ने 62, 65, 71 कारगिल जैसी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और उनमें अपना शौर्य का परिचय दिया है। और उसके अलावा जो टेररिज्म है वो बहुत ही ज़्यादा इस देश में फैला हुआ था और उसमें भी सेना ने हमेशा अपने सिविलियन साथियों को बचाने के लिए, देशवासियों को बचाने के लिए बहुत कुछ किया है। उन टेररिस्ट का न केवल मुकाबला किया है, उनको मेन स्ट्रीम में लाने की भी सेना कोशिश करती रहती है, क्योंकि बहुत से जो टेररिस्ट होते हैं वो बहके हुए इंसान होते हैं। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने कि बहुत से जो टेररिस्ट होते हैं बहके हुए इंसान होते हैं, लेकिन उनकी तरफ सीधा काम करना, सही तरीके से उनको चुनौती देना भारतीय सेना की सबसे बड़ी पहचान रही है। न सिर्फ चुनौती दी है बल्कि उनके ऊपर विजय भी हासिल किए। चुनौती की जब बात ही हो ही रही है, तो आप एक सैनिक के तौर पर भारतीय सेना के समक्ष वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करी जाए तो क्या कुछ चुनौतियां देखने को मिल रही है? वर्तमान में हमारे जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान और चाइना के साथ में हमारी एक चुनौती है। वैसे हमारे जितने भी इमीडिएट निहबर्स हैं, वो कोई भी देश हो, उन सब में इंटरनल पोजीशंस बहुत क्लियर नहीं है, इसलिए सेना को सतर्क रहना बहुत ही आवश्यक है और यही सेना की हमेशा चुनौती रही है। इसीलिए सेना का आधुनिकीकरण हुआ है और अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सेना का
न केवल आधुनिकीकरण किया है बल्कि हमारी इंडिजिनस जो DRDO है उनको भी बहुत प्रोत्साहित किया है। और आज मुझे बहुत फ़ख्र है ये कहते हुए कि हमने अपना हवाई जहाज़ भी बना लिया है, हम अपनी गन भी बनाने जा रहे हैं। और मैं जब सर्विस में था तब DRDO ने एक प्रोटोटाइप OT ऑन व्हील्स बनाया था। दैट मीन्स कि हम जब पेनिट्रेट करें, हमारी आर्मी जब पेनिट्रेट करें तो भी मेडिकल कोर उस दूसरे देश में भी जा कर के अनजान जगह पर कैजुअलिटीज़ को ट्रीट कर सके, ऑपरेट कर सके और लाइफ को बचाया जा सके। क्योंकि जिस मेडिकल कोर में मैंने अपना 36 साल का सफ़र किया है, हमारा प्राइम उद्देश्य ये है कि सैनिक की लाइफ सर्वोपरि है, हर हालत में उसे बचाना है। और ऐसा हर वार में आपको दिखाई देगा कि जहाँ जहाँ हमारी सेना ने आगे बढ़ी है, मेडिकल कोर ने अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी है उन कैजुअलिटीज़ को बचाने। जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने, मेडिकल कोर ने किसी भी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक सैनिक के तौर पर आपने 36 साल तक देश की सेवा की है, आपके क्या कुछ अनुभव रहे हैं जो आप साझा करना चाहेंगे? मेरे 2 बड़े अनुभव रहे हैं जी। एक तो 2010 में मैं ब्रिगेडियर था और उस वक्त मैं आर्मी हेडक्वार्टर में पोस्टेड था। मेरा अपॉइंटमेंट था डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑप्स प्लान्स एंड प्रोजेक्ट। तब अफ़गानिस्तान में उस वक्त हमारा मिशन था, IIM काबुल, चारों जगह हमारा मेडिकल मिशन था। और काबुल में एक टेररिस्ट अटैक हुआ था और उस टेररिस्ट के अटैक के बाद में हमारे पास सूचना ये आई थी कि वहाँ पर एक मेजर ज्योतिन था, उसकी कैजुअलिटी हो गई है और बाकी सब ठीक हैं। तो इस बात को देख करके समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। तो मैं जो आर्मी हेडक्वार्टर की परमिशन से MEA के मिशन के साथ में, MEA के कुछ अधिकारियों के साथ में, मेडिकल ऑपरेशंस और मिलिट्री ऑपरेशंस के अधिकारियों के साथ में काबुल गया। और जब मैं वहाँ गया तो ये खुलासा हुआ कि जो मेजर ज्योतिन, लेसराम ज्योतिन, जो मणिपुर के रहने वाले थे, उन्होंने उस टेररिस्ट को इस तरह से पकड़ लिया कि वो अपने आप को छुड़ा नहीं सका और उसने डिटोनेट किया। उन दोनों की तो डेथ हो गई, लेकिन बाकी सब लोग बच गए। और बड़ा फ़ख्र है कि देश ने उसके इस बलिदान को सराहा और उसे मरणोपरांत अशोका चक्र दिया गया। मुझे ये भी अनुभव हुआ कि जब मैं 14 दिन अफ़गानिस्तान रह करके हिंदुस्तान में वापस आया तो मैं और मेरे DG हम दोनों उनके घर गए, उनकी माँ से मिले और वो बड़ा एक थोड़ा सा दर्दनाक था, लेकिन एक उसकी बहादुरी के लिए हमने उस परिवार की प्रशंसा की। एक तो ये मेरा बहुत बड़ा अनुभव रहा है। दूसरा जो अनुभव रहा है कि जब श्रीनगर में मैं पोस्टेड रहा था तो रात में जब टेलीफोन बजता था, मैं 2007 में श्रीनगर में पोस्टेड था, तो रात में टेलीफोन आने का मतलब है कि बस कैजुअलिटीज़ आ रही है। और मुझे आपको ये बताते हुए फ़ख्र हो रहा है कि जो भी हमारी कैजुअलिटी आती थी, एक अलार्म के साथ में हमारा ट्रॉमा वार्ड में लोग चले जाते थे और 7 से 10 मिनट के अंदर उस कैजुअलिटी को यदि ICU में भेजना है या OT में भेजना तो उसमें भेजा जा सकता था। बहुत ही प्रॉम्प्ट सर्विस ये होती थी, ये देख करके बहुत अच्छा लगता था और कई लाइफ उसमें बच जाती थी। हमने एक बार ट्रॉमा में कॉन्फ्रेंस भी की थी, देश के जाने माने ट्रॉमा स्पेशलिस्ट वहाँ आए थे और जब शुरू में उन्हें ये बताया गया तो शायद उन्हें अतिशयोक्ति लगी, लेकिन उसी दिन एक बस पर अटैक हो गया था और जब उन कैजुअलिटीज़ का मैनेजमेंट उन्होंने देखा तो दे वर वेरी हैप्पी। तो इस तरह के जो अनुभव मुझे सेना में हुए हैं वो मुझे आज भी याद रहते हैं। एक और अनुभव हुआ जब केदारनाथ में 2013 में फ्लड आया था। मैं और मेरी वाइफ वहाँ थे। बहुत डिटेल में बात तो ये है कि ड्यूटी थे आप? ऑन ड्यूटी थे। हम गए थे वहाँ पर, दर्शन करने के लिए गए थे। एक्चुअली 14 जून को मेरी वाइफ को बद्रीनाथ जाना था, उस दिन उनका बर्थडे था और फिर मेरी जिद हो गई कि मैं केदारनाथ भी जाऊंगा। बहुत बरसात हो रही थी, भयानक थी, लेकिन बरसात की वजह से हम ऊपर जा नहीं सके। लेकिन बाद में सारे रास्ते बंद हो गए थे और वहाँ रह कर के हमने लोगों की सेवा की, लोगों को राशन से मैं कंट्रोल किया और 5-6 दिन वहाँ रहे और मैंने खुद ट्रीटमेंट भी लोगों का किया और आर्मी कमांडर से बात करके वहाँ कंबल डिस्ट्रीब्यूट करवाए ऊपर से हेलीबॉर्न ऑपरेशन से, ताकि लोग ठंड से नहीं मरे। तो वो ये ऐसे अनुभव थे जो मृत्यु के बहुत नज़दीक थे, लेकिन उनमें काम करने में बड़ा आनंद की अनुभूति हुई। और ये वैसे तो पूरा जीवन सैनिक का एक अभूतपूर्व होता है, लेकिन ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो रियली कभी याद आते हैं। ऐसे उदाहरण मिसाल पेश करते हैं। एक सैनिक ही होता है, समय काल परिस्थितियों का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसा आपने अपने अनुभव में बताया। सर, हर देश के पास में अपनी खुद की सेना होती है। भारतीय सेना
दूसरी सेनाओं से किस तरीके से अलग है? हमारे किसी भी ट्रेनिंग सेंटर पर आप जाइए, एक स्लोगन लिखा हुआ मिलेगा जी। द ऑनर ऑफ माई कंट्री कम्स फर्स्ट, जी। द वेलफेयर ऑफ ट्रूप्स आई कमांड कम्स नेक्स्ट, एंड माई ओन कंफर्ट एंड ईज कम्स लास्ट। तो इस मोटो से जो हमारी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग क्या होती है, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है जी। आर्मी में जो ट्रेनिंग होती है, 21 साल की उम्र में इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है उस ट्रेनिंग के बाद में, कि वो सैनिक अपने कंधों पर देश का भार उठाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो ये जो ट्रेनिंग होती है, मोटिवेशन जो इसमें होता है, जो ट्रेनिंग होती है, वो हमारा बाकी आर्मी से बिल्कुल डिफरेंट है। और इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितने यूएन मिशन होते हैं, यूनाइटेड नेशंस के मिशन होते हैं, सूडान में है और भी कई कंट्रीज़ में है जहाँ इंडियन आर्मी के कंटिजेंट जाते हैं, और जो यूनिफॉर्म फोर्स कमांडर होते हैं उन्होंने हमेशा इंडियन आर्मी के कंटिजेंट की सराहना की है, क्योंकि उनका एक एग्जेम्पलरी जो डिवोशन होता है, सर्विस बिफोर सेल्फ की जो पॉलिसी होती है, वो हर जगह होती है, चाहे वो नेशनल लेवल पर हो या इंटरनेशनल लेवल पर हो। इसीलिए इंडियन आर्मी की ये साख बनी हुई है। और मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि एक मजबूत आर्मी होना देश के लिए बहुत आवश्यक है जी। और इतिहास में यदि हम जाएं तो हम सबको ये मालूम है कि जब जब हमारी आर्मी वीक हुई है, या जब जब हमारे राजा वीक हुए हैं, तब तक बाहर से लोगों ने हम पर हमला किया है और हम पर राज किया है, हमें गुलाम बनाया है। इसलिए स्ट्रॉन्ग आर्मी होना एक बहुत बड़ा हथियार है, और इससे हमारे पड़ोसियों को हमेशा मन में ये भय रहता है कि इनसे टकराने से कोई लाभ नहीं होगा। तो ये स्ट्रॉन्ग आर्मी होना, स्ट्रॉन्ग वेपनरी होना, ये बहुत ही आवश्यक है। जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने। एक सशक्त सेना होना बहुत ज़रूरी है, देश की संप्रभुता और अखंडता को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो। एक समय था सर जब हमारी आर्मी के पास में जो उपकरण है, सैन्य उपकरण है, वो नहीं होते थे, हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था, चाहे कारगिल युद्ध की बात करें। लेकिन समय काल परिस्थितियां बदली, आज सेना के पास में आत्मनिर्भर भारत की पहचान वाले उपकरण हैं, आज एक्सपो लगाए जाते हैं। बहुत ही बढ़िया आपका सवाल है। और पीछे इतिहास में यदि आपको ले जाऊं तो देखिए, सन 62 की लड़ाई में हमें बहुत दिक्कत हुई थी, क्योंकि हमारी सेना में कोई साधन नहीं थे। फिर भी हमारे सैनिकों का 2 लोगों को मैं आज याद करना चाहूँगा, मेजर शैतान सिंह और एक जसवंत सिंह रावत, जिनको आदेश थे कि आप पीछे हट जाओ, उसके बावजूद वो वहाँ अड़े रहे, और उनके शव के पास में सैकड़ों चाइनीज़ के शव मिले। तो वो तो एक बहादुरी का नमूना था, लेकिन हमारे पास ऐसे आधुनिक हथियार नहीं थे। वो जर्नी चलती गई, आधुनिकता नहीं आई, को हथियार बनाकर लड़े थे हम। जी। और हम जो है, हाँ, बैनेट का प्रयोग किया गया था, उस वक्त बैनेट का प्रयोग किया गया था। लोग सरप्राइज करते हैं वर्ल्ड में कि ये बंदूक के आगे इंडियन आर्मी में क्या लगा रहता है, लेकिन उससे बहुत लोगों की उन्होंने बचाया, बहुत लोगों को मारा। उसके बाद में जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री 2014 से आए हैं, तब से देखिए सैन्य बजट में लगातार बढ़ोतरी हुई है। हालांकि आज भी जीडीपी का करीब 2% के आसपास ही डिफेंस बजट है, हर बजट में लगातार बढ़ा है। एक और मैं बात बताऊंगा, देखिए सेना में मनोबल बढ़ाना बहुत आवश्यक है, और माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी अपनी हर दीपावली सेना के साथ मनाते हैं, तो इससे बड़ा और मनोबल क्या बढ़ाया जा सकता है। न केवल वो वहाँ रह करके वो ये समझने की कोशिश करते हैं कि आवश्यकता किस चीज़ की। जैसे फॉर एग्जांपल अब चाइना बॉर्डर पर हमारी सड़क ऐसी हो गई हैं कि जिन पर हेलीकॉप्टर उतारा जा सकता है। टैक्टिकली इस बात को यदि आप समझना चाहें तो ऐसा है कि पहले यदि जो एयर बेस है वहाँ से हेलीकॉप्टर या कोई फाइटर प्लेन टेक ऑफ होता था तो फ्यूल की कमी महसूस होती थी, तो अब तो आप कहीं से जाके टेक ऑफ हो सकते हैं। तो ये जो आधुनिकीकरण हो रहा है, हम अपने फाइटर एयरक्राफ्ट तेजस बनाया है, डीआरडीओ को स्वतंत्रता दी हुई है, टेक्नोलॉजी वो अर्ज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इंडिजिनस तरीके से उनको बनाएं, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हाई टेक्नोलॉजी से पूरी तरीके से लेस बनाया जा रहा है। आज हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम पहले एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पहले हम इंपोर्ट कर रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ी चेंज है और बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और मैं कृतज्ञ हूँ
उन सब लीडर्स का जिन्होंने इस तरह का डिसीजन लिया है, क्योंकि देश की स्वतंत्रता ही तो एक सबसे बड़ी चीज़ होती है। देश की स्वतंत्रता के लिए स्ट्रांग होना बहुत जरूरी जी। पहले विश्व में कहीं भी एक्सपो लगते थे तो भारत से एक डेलीगेट जाता था उन रक्षा जो डिफेंस एक्सपो उसको देखने के लिए। आज हमारे देश में लगभग हर 3-4 महीने बाद में रक्षा के क्षेत्र में जो हमने उपकरण बनाए हैं, जो आत्मनिर्भर भारत की हमारी पहचान है, उसको देखने के लिए देश और विदेश से लोग आते हैं यहाँ पर देखने। हाँ, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हमारी डिफेंस एक्सपो लगती है, और जैसे सेना में क्या है, सबसे जो बैटल ऑफ कीन होती है वो इन्फेंट्री होती है। उनके पास मॉडर्न इक्विपमेंट है और उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, और वो उनके पास जो राइफ़ल्स हैं वो बहुत ही बेहतरीन राइफ़ल्स हैं, और भी इक्विपमेंट उनके पास है। इसके अलावा टैंक्स में विस्तार हुआ है, हमारी जो एयर फोर्स में विस्तार हुआ है, नेवी में विस्तार हुआ है, और ये सब जो मजबूत बनाने का है ये, और इसी वजह से हमारी एक्सपो लगती है और बाहर से लोग आते हैं और हमारे यहाँ से सामान खरीदते हैं, भी हैं। ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, और हमको सबको इस पर बहुत फक्र है। जी, कई देशों में देखा जाता है सर कि वहाँ के जो आम जनता है उनको भी सैनिक की तरह तैयारी कराई जाती है। तो उसी को देखते हुए अपने देश में भी अग्निवीर योजना को लागू किया गया है, ताकि जो एक युवा है वो अपना कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट कर सके देश के लिए, भले ही कुछ कम सालों के लिए। तो अग्निवीर योजना, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये जो एक एग्जाम्पल है ना, हम इजराइल से ले सकते हैं जी। वहाँ हर इंसान को एक मिलिट्री ट्रेनिंग करनी पड़ती है, और उसी बेसिस पर ये अग्निवीर का कि मैक्सिमम लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकें। 2022 में ये योजना स्टार्ट की गई थी। अग्निवीर में करीब जितने लोग लिए जाते हैं उनमें से 25% को सेना एब्जॉर्व करेगी, और जो बाकी लोग हैं उनको 4 साल बाद में उनको री एम्प्लॉयमेंट के लिए, जैसे कि होम मिनिस्टर साहब ने अभी कहा कि सीआरपीएफ में उनका रिजर्वेशन होगा, बहुत से स्टेट ने अपनी जो आर्म्ड पुलिस है उसमें उनका रिजर्वेशन किया है। तो 2 बातें होंगी, एक तो ये होगा कि जो गवर्नमेंट सर्विस में आपको ऑलरेडी ट्रेंड आदमी मिलेगा, मतलब सीआरपीएफ या जैसे आरएसी राजस्थान आर्म्ड कांस्टेबलरी है, इसमें भी आप नए आदमी को भर्ती करके और उसको ट्रेन करते हो और वो ट्रेंड मिलेगा, तो वो समय का बचाव होगा। और एक डिसिप्लिन्ड, मैंने जैसा कि आपको बताया कि आर्मी की ट्रेनिंग में आदमी का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, मोटिवेशन हो जाता है, बहुत ही सख्त, और उसको साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग दी जाती है जिससे हमेशा तैयार रहता है देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने के लिए। तो अग्निवीर को मैं बहुत ही अच्छे तरह से देखता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि जो क्रिटिसिज्म है वो ऐसे ही है, बल्कि ये एक बहुत ही व्यवस्थित योजना है। इससे अधिक से अधिक लोग ट्रेंड होंगे, और ट्रेंड होने के बाद में जो वो आएंगे, यदि मान लो वो किसी स्टेट गवर्नमेंट में भी एब्जॉर्व नहीं होते हैं, अपना व्यापार या बिजनेस भी करेंगे, तो उनके अंदर जो गुण हैं डिसिप्लिन के, टाइम से काम करने के, ईमानदारी से रहने के, मॉरल फाइबर अच्छा होने के, उससे उनका सब काम अच्छा होगा। तो मैं अग्निवीर को बहुत ही हाई परफॉर्मेंस से देखता हूं, और मैं इस मूव का भी स्वागत करता हूं। जी बिल्कुल, स्वागत योग्य कदम है। एक आम नागरिक किस तरीके से अपनी भूमिका अदा कर सकता है? जैसा कि आपने बताया कि अग्निवीर हैं वो अपनी बहुत बेहतरीन तरीके से भूमिका अदा कर सकते हैं, लेकिन कोई अग्निवीर भी नहीं बन पाए तो जो आम नागरिक है वो किस तरीके से देश की रक्षा के लिए किस तरीके से अपनी भूमिका निभा सकते हैं? मैं यहाँ यही कहना चाहूँगा कि आप जहाँ भी हैं, जिस फील्ड में भी हैं, आप देश की सेवा कर सकते हैं। जी, आप आप भी देश की सेवा कर रहे हैं, बिकॉज आप लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, आप न्यूज़ पढ़ते हैं, लोगों को अनुभव देते हैं। ऐसे ही डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, पैसा भी तो बहुत ज़रूरी है ना। बिना इंडस्ट्री के, बिना फाइनेंस के तो हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते। तो देश के सर्वांगीण विकास के लिए हर एक आयाम की ज़रूरत होती है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, मीडिया वाले हों, नॉर्मल काम करने वाले हों, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हों, आईएएस हों, आईएफएस हों, तो कहीं भी रह करके आप देश सेवा कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप एक प्रिंसिपल को हमेशा ध्यान रखें कि मेरा राष्ट्र मेरे पहले आता है, और मैं राष्ट्र के लिए ही ये काम कर रहा हूँ। क्योंकि जब हम उस राष्ट्र प्रेम को भूले हैं, तब हमें हमेशा ही दिक्कत महसूस हुई है। ऐसा नहीं है कि पहले हमारी आर्मी स्ट्रांग नहीं थी
और यदि हम बहुत पुराने इतिहास में जाएं तो हम बहुत स्ट्रांग थे, और जैसे जैसे वीक होते गए तो हमें हर आदमी को नेशनलिस्ट होना जरूरी है, और ये प्रिंसिपल हर आदमी के दिमाग में होना चाहिए कि मेरा देश मेरे स्वयं के पहले आता है, और मैं देश के लिए जो कुछ कर रहा हूँ सब कुछ कर रहा हूँ। ऑब्वियसली आप अपने लिए तो कर ही रहे हैं, बिकॉज आप अपने आप को सक्षम बनाएंगे तो आप अपने परिवार को सक्षम बनाएंगे, आप अपने समाज को सक्षम बनाएंगे, और आप अपने देश को सक्षम बनाएंगे। कुल मिलाकर देश प्रेम सर्वोपरि होना चाहिए, और देश के नवनिर्माण में हर एक को अपने कर्म से आहुति देनी पड़ती है। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से बात करी जाए तो आज हर जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे एनसीसी की जो कोर टीम है वो तैनात है। लेकिन क्या आपको लगता है कि छोटी से छोटी स्कूल में, कस्बे में, जहां पे एनसीसी की जो टीम अब तक नहीं बनी है, तो उनको स्थापित किया जाना चाहिए ताकि आपदा की घड़ी में वो काम आ सके? एनसीसी और टेरिटोरियल आर्मी जी, ये दोनों का कंसेप्ट यही था। एनसीसी का कंसेप्ट ये था कि बच्चों को, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, प्रिपेयर करना, डिसिप्लिन बनाना, आर्मी के लिए तैयार करना या किसी भी जॉब के लिए तैयार करना, लेकिन एक सोल्जर के माफिक वो यदि मैदान में आते हैं तो वो बेहतर रिजल्ट देंगे। ऐसे ही टेरिटोरियल आर्मी है जिसमें जो ऑलरेडी सर्विस में है उनको लिया जाता है, और जब वार होता है तो बाकी आर्मी आगे जाती है, और टेरिटोरियल आर्मी ब्रिज की और जो अम्यूनिशन डिपो है इनकी रक्षा करती हैं। और एनसीसी तो बहुत ही बेहतरीन है, और एनसीसी में बीच में थोड़ा स्लगिशनेस आई थी 70s में, अब वापस उसमें मैं देखता हूँ कि बहुत ही आला दर्जे के ऑफिसर्स जो है डीडीजी एनसीसी या सीओ एनसीसी बनते हैं, और वो कॉलेज स्कूल में ट्रेनिंग कराते हैं। और एनसीसी में जो ट्रेंड बच्चे होते हैं जिनके पास सी सर्टिफिकेट होता है, वो उनका इंडक्शन आर्मी में अच्छे से हो जाता है। तो एनसीसी, टेरिटोरियल आर्मी और सैनिक स्कूल, ये तीनों बेहतरीन साधन है आदमी को एक इंसान बनाने का, उसको सोने की तरह से निहारने का। वो कहीं भी जाए, कोई जरूरी नहीं वो आर्मी ज्वाइन करे, वो सिविल में रहे, आर्मी ज्वाइन करे, कोई और सर्विस ज्वाइन करे, जिंदगी को अनुशासित तरीके से जी सकता है, सलीके से जी सकता है। केंद्र सरकार लगातार सैनिकों के सम्मान में, सैनिकों की जो शहादत है, शौर्य है, बलिदान के लिए लगातार कार्यक्रम चलाती है। उसमें हाल ही में कार्यक्रम चलाया गया था मेरी माटी मेरा देश अभियान। उसको लेकर क्या कहना है आपका? क्योंकि हर गांव से, हर कस्बे से जो शहीद हुए से उनकी माटी को लेकर दिल्ली में एक स्मारक का निर्माण किया गया है। ये बहुत ही सराहनीय कदम है जी। और इससे क्या होता है कि जैसे मान लो गांव, मैं स्वयं एक गांव का रहने वाला हूं, और मेरा बहुत ही छोटा सा गांव है, और मैं जब भी ऐसी कोई बात करता हूं तो मैं अपने स्वर्गीय पिताजी को ज़रूर याद करता हूं, क्योंकि 68 में मैंने अपना गांव छोड़ा था 9th क्लास में। उस ज़माने में तो वहाँ कुछ था भी नहीं, और उन्होंने हमें पढ़ाने की सोची। ये यदि वो नहीं सोचते तो हम आज आपके सामने नहीं बैठे हुए होते। जी जी जी। तो गाँव में क्या होता है कि छोटे से एक्शन का एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा होता है, शहर में मालूम नहीं चलता है। तो जो शहीद के या वहाँ से मिट्टी लेके जाने से न केवल शहीद के परिवार, बाकी गाँव के सब लोगों में एक ऐसी भावना जागृत होती है कि नहीं, उसका जो त्याग था वो अविस्मरणीय रहा है। तो ये जो मुहिम चलाई है भारत सरकार ने, मैं इसकी बहुत तारीफ़ करता हूँ, और ये बहुत ही अच्छी मुहिम है, और ऐसी मुहिम चलती रहनी चाहिए ताकि लोगों में आर्मी में जाने के लिए जज्बा बना रहे। जी सर, एक वक्त था जो हमारे देश की आधी आबादी है, जो नारी शक्ति है, वो घर की दहलीज तक ही सीमित रहती थी। लेकिन जब से पिछले 10-12 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से नारी शक्ति को भी सेना में उच्च पदों पर पद स्थापित किया जा रहा है। उसको आप किस तरह से देखते हैं? ये बहुत अच्छी बात है। और देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि मैं आर्मी मेडिकल कोर से हूँ जी, और हमारे यहाँ तो मेडिकल कोर में तो नर्सेस और लेडी डॉक्टर्स एजेड्स हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आज की तारीख में हमारी जो डीजीएमएस है, डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और डीजीएफएमएस, उनमें से 4 में से 3 पद महिलाओं के पास है। हाईएस्ट पद महिलाओं के पास। गर्व की बात, ये बहुत गर्व की बात है। लेकिन मैंने अपने सर्विस काल में गर्ल्स का इंडक्शन देखा है इन आर्म्स एंड अदर सर्विसेज। पहले शॉर्ट सर्विस के रूप में था, अब उनको परमानेंट कमीशन में मिला है। लीगल में भी इनका है। तो ये जो है एक बहुत अच्छा कदम है, और इससे उनको अपना जज्बा दिखाने का मौका मिलता है। और बहुत सी यंग लेडी ऑफिसर्स ने वो काम किए हैं
जिसको कोई सोच नहीं सकता। मतलब ये हमारी एक अजीब सोच थी हम लोगों की, मेल पॉपुलेशन की, कि ये काम महिलाओं का नहीं है, लेकिन उन्होंने कर दिखाया है। तो सरकार का ये जो निर्णय है ये भी बहुत बढ़िया निर्णय है, और अब तो उनको परमानेंट कमीशन भी मिल रहा है। और देखिए, मैं तो ये मान करके चलता हूँ कि मेल और फीमेल में कोई फ़र्क नहीं, सिर्फ सोच का फ़र्क है। डिलीवर वो सब कुछ कर सकती है जो मेल करता है, और बहुत बेहतर करती हैं। और एक और बात मैंने महसूस की है कि जब उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है तो वो अपना सर्वोच्च न्योछावर करके उसको पूरा करने की कोशिश करती है, ईमानदारी से, ईमानदारी के साथ। जी, से। बिल्कुल सही फरमाया आपने। सर, एक सैनिक के तौर पे सैनिक देश की आन बान और शान की रक्षा करने के लिए लगातार कार्य करता है, लेकिन एक नागरिकों को नागरिक होने के नाते क्या कुछ उनके दायित्व है, क्या कुछ उनको संदेश देना चाहेंगे आप? मैं हमारे देश के नागरिकों को यही कहना चाहता हूँ कि आप जो भी काम करें उसे बखूबी करें, ईमानदारी से करें, लेकिन आपका पर्पस ये होना चाहिए कि वो देश के विकास में योगदान करते रहें। वो कोई आवश्यक नहीं है देश की सेवा करने के लिए। ये जरूरी नहीं है कि आप आर्म फोर्सेस में जाओ। मेरे 2 लड़कियां हैं, मैंने उनको भी हमेशा यही कहा है कि तुम, मेरी एक लड़की टीचिंग प्रोफेशन में है और एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है इन सुप्रीम कोर्ट। मेरी 2 छोटी छोटी ग्रैंड डॉटर्स भी हैं। उन सब से मैं यही कहता हूँ कि तुम बहुत काबिल हो जी। और मुझे ये फ़क्र है कि अभी रिसेंटली मेरे बर्थडे पर मेरी एक डॉटर इन लॉ ने मुझे मैसेज किया था कि आपने हम डॉटर इन लॉज को कभी ये फील नहीं होने दिया है कि हम किसी और की लड़की हैं। जी, बिल्कुल। तो देखिए, ये तो एक बहुत आवश्यक है, और हर आदमी को अपनी थॉट प्रोसेस उसमें चेंज करनी चाहिए। और मैं कहता हूँ कि सब बराबर हैं, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों एक ही जैसे हैं। और ये सब देश सेवा में कंट्रीब्यूट करें, देश के लिए कंट्रीब्यूट। जी बिल्कुल, हम भी आपसे यही गुजारिश करना चाहेंगे कि देश की सेवा का जो यज्ञ चल रहा है उसमें हम सबको अपने कर्म से आहुति देनी बहुत ज़रूरी है। याद रखनी है कुर्बानी उनकी, याद रखना है उनकी पूरी कहानी। आज़ादी के साथ साथ याद हमें उनको भी करना है। सर, आज आप इस प्रोग्राम में पधारे और इतनी सरलता के साथ में आपने बातें रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डीडी न्यूज़ राजस्थान के आज के इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आपका अपना चैनल डीडी न्यूज़ राजस्थान। नमस्कार। जय हिंद।